फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर IQ में। आप हमारी वीडियोस की PDF फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर IQ ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 7 जून से 13 जून तक के वीकली करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, अनूप चंद्र पांडे जी को चुना गया है चुनाव आयुक्त। ओके, तो अनूप चंद्र पांडे बिकम्स इलेक्शन कमिश्नर। ये यूपी कैडर के एक ब्यूरोक्रेट हैं और इनको अभी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद ईसीआई के बारे में जान लेते हैं। ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है और इसका जो फंक्शन मेंशन्ड है आर्टिकल 324 में वो है सुपरवाइजरी एंड डायरेक्शनल कंट्रोल ऑफ कंप्लीट प्रोसेस इलेक्शन टू पार्लियामेंट। मतलब कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं या फिर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं या फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शंस होते हैं, उनका पूरा प्रोसेस जो कंट्रोल करता है या सुपरवाइज करता है वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, बाकी पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, तो आपको नाम याद रखना है इनका, अनूप चंद्र पांडे जी बने हैं इलेक्शन कमिश्नर। उसी के साथ इस क्वेश्चन में इस न्यूज में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? ओके, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस वक्त इंडिया के। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अंटोनियो गुटरेस वोटेड यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर द सेकेंड टर्म। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल दूसरे टर्म के लिए अंटोनियो गुटरेस को वोट किया गया है या फिर चुना गया है। इनका फर्स्ट जो सेशन था वो 2017 में शुरू हुआ था और इन्हें सेकेंड टर्म के लिए सेक्रेटरी जनरल चुना गया है। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर कुछ चीजें जाने तो इसमें है 193 मेंबर कंट्रीज और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क सिटी में। ओके, तो हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यूयॉर्क सिटी में और 193 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। और यूएन का मेन एजेंडा जो माना जाता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। मतलब कोई वाद विवाद अगर हो रहा है कंट्रीज के बीच में तो उसको रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से यूएन की होती है। ये यूएन का मेन एजेंडा है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। असम गेट्स इट्स 7th नेशनल पार्क। 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है असम में, जिसका की नाम है देहिंग पटकई। ओके, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है तो किसी भी एग्जाम में आप ये क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं। तो देहिंग पटकई को 7th नेशनल पार्क ऑफ असम घोषित किया गया है और इसी के साथ असम ऐसा राज्य बन गया है कि पूरे देश में सेकेंड हाईएस्ट नेशनल पार्क अब असम में है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, स्टेट की बात करें तो। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, 6th नेशनल पार्क जो था असम का वो था रायमोना नेशनल पार्क। यहाँ पे आप देहिंग पटकई की लोकेशन भी मैप में देख सकते हैं। ओके, तो ये लोकेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज पे। गूगल टू बिल्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल। तो गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी मतलब समुद्र के अंदर केबल बनाई है। तो आप जैसे कि ये फिगर में देख सकते हैं, ये केबल एकदम समुद्र के निचले तल से होकर के जा रही है और किन दो कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स को ये कनेक्ट करेगी? तो ये लैटिन अमेरिका और यूएस को कनेक्ट करेगी। तो आप ये देख सकते हैं, लॉस एंजलिस एक शहर है यूएस में, तो यहाँ से ये साउथ अमेरिका के चिली को कनेक्ट करेगी और जिसके बीच में डिस्टेंस है 10,000 किलोमीटर्स का
और ये दुनिया की लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल है। तो ये आपको याद रखना है। और किसने इसको डेवलप किया है? तो गूगल ने इसको डेवलप किया है। इसी के साथ आप मुझे बताएंगे कि गूगल का सीईओ कौन है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। ठीक है, आप सभी को इसका आइडिया जरूर होगा। एक हिंट दे देती हूँ मैं कि ये एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज पे। सुनील छेत्री बिकम सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। तो दुनिया के सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर बने हैं सुनील छेत्री, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। ठीक, इससे फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो लियोनेल मेसी हैं फर्स्ट नंबर पे। और ये जो खिताब इनको मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने एशियन कप और फीफा वर्ल्ड कप में जो गोल्स मारे थे उस बेसिस पे इनको ये खिताब दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज पे। रशिया पुल्स आउट ऑफ द ओपन स्काईज ट्रीटी। ओपन स्काईज ट्रीटी से रशिया ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो खुले आसमान की संधि से रशिया ने अपने आप को अलग कर लिया है। इसका इमीडिएट रीजन ये है कि यूएस, जो कि उसने पहले अपने आप को इस ट्रीटी से बाहर निकाला था, वो फिर से ज्वाइन हुआ है, इसलिए रशिया ने इस ट्रीटी से एग्जिट ले लिया है। ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं। ये 1992 में साइन की गई थी और इफेक्ट में कब आई? 2002 में। इसके 34 सिग्नेटरीज हैं। और ये ट्रीटी में करते क्या हैं ये लोग? तो 34 कंट्रीज जो कि इसकी सिग्नेटरीज हैं, उन सभी ने मिल करके ये फैसला किया है कि कोई भी अगर आर्म डेवलपमेंट होगा किसी भी कंट्री में, तो उसके सर्विलांस के लिए इस ट्रीटी को साइन किया गया था। मतलब बहुत सारे गैजेट्स आप देखते होंगे आजकल जो कि एयर में रह करके पता लगा सकते हैं कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। तो ऐसा ही एक सर्विलांस सिस्टम डेवलप किया जाएगा, या फिर जो पुराने हैं उनको यूज किया जाएगा, ये पता करने के लिए कि किसी भी कंट्री में कोई आर्म्ड डेवलप तो नहीं किए जा रहे हैं या फिर आर्म्स डेवलप नहीं किए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो इलीगल एक्टिविटीज हैं जैसे कि टेररिज्म है, उसको रोकने के लिए ये संधि साइन की गई थी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको खासा ध्यान रखना है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज पे। इंडिया स्लिप्स टू 117th रैंक on the 17 SDGs Sustainable Development Goals of the UN's 2030 Agenda। तो UN मतलब यूनाइटेड नेशन के जो 2030 एजेंडा में 17 SDGs घोषित किए गए थे, उनका एक इंडेक्स निकाला जाता है हर साल। और उस इंडेक्स में इंडिया इस साल 2 रैंक स्लिप करके 117th रैंक पर आ गया है। ओके, तो लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 115, जो कि वो 2 रैंक स्लिप करके 117 पे आ गया है। और इस इंडेक्स में 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स कंट्रीज का इंडेक्स ये घोषित किया जाता है। और इंडिया जो है वो 4 साउथ एशियन कंट्रीज से भी नीचे है, जो कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है इस बार इंडिया। और इंडिया का एसडीजी स्कोर है 61.9 आउट ऑफ 100। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है वो याद रखनी है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि इंडिया की रैंक इस बार क्या है एसडीजी इंडेक्स में। ठीक, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया है? इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। और ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है, उसने इस लिस्ट को टॉप किया है। 140 सिटीज में ये इंडेक्स मतलब ये सर्वे कंडक्ट कराया गया था और जिसमें कि ऑकलैंड ने टॉप किया है। इस इंडेक्स में 30 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स देखे जाते हैं
और ये फैक्टर्स जो हैं वो 5 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेबिलिटी, मतलब कि कितने स्टेबल हैं वहाँ के लोग, या फिर वहाँ रहना कितना स्टेबल है, ये चीज देखी जाती है। सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं वहाँ पे कि नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना है या फिर मार्केट जाना है तो उसके लिए कितना दूर जाना पड़ रहा है, लोगों का मेंटल कंडीशन कैसा है, तो ये सारी चीजें स्टेबिलिटी में देखी जाती हैं। हेल्थ केयर में आता है कि फिजिकल कंडीशंस लोगों की कैसी हैं, वो हेल्थ केयर में देखा जाता है। कल्चर और एनवायरनमेंट कैसा है, फॉरेस्ट है वहाँ पे या नहीं है, जो कल्चर है वहाँ का वो कितना ज़्यादा प्रिजर्व्ड है या फिर कितना ज़्यादा उसे बचा करके रखा गया है, एजुकेशन का लेवल क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल क्या है। तो ये 5 ब्रॉड कैटेगरीज पे ये इंडेक्स को मापा जाता है। ओके, और इस बार बेसिकली कोविड-19 की वजह से जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि इस इंडेक्स में ज्यादातर हाईएस्ट स्कोर करती थी, वो सब नीचे आ गई हैं और ऑकलैंड को टॉप पोजीशन मिली है। ठीक है, तो इस इंडेक्स में हर सिटी को रेट किया जाता है, एक्सेप्टेबल है वो, टॉलरेबल है, अनकंफर्टेबल है, अनडिजायरेबल है या फिर इनटॉलरेबल है। मतलब जैसी सिटी है उस हिसाब से ये सारे जो चीजें हैं उस पे उनको रेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आपको इसमें याद रखना है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑकलैंड टॉप नंबर पे है और ये 30 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे इसमें इवैल्यूएशन होता है और उन 30 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। आप बोलेंगे तो डेली करंट अफेयर्स भी शुरू किया जाएगा या फिर हम लोग वीकली भी करंट अफेयर्स कर सकते हैं। और भी कोई टॉपिक अगर आप जानना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन